हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा, इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कहते हैं, वी गेव हीट टू ए गैस at firstly constant volume QV and second time at constant pressure QP. For same temperature rise, find relation between QV and QP. Four options are given. Find out which will be the correct option. Try करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए, जब भी हम किसी गैस को हीट सप्लाई करते हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई करेंगे तो यही हीट सप्लाई केवल इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराने में जाएगी। उस कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है, तो वर्क डन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो फिर जितनी भी हीट सप्लाई होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो पूरी पूरी डेल्टा यू के इक्वल होगी। ठीक है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। और जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट देते हैं तो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ये दोनों में खर्च होती है। और अगर सेम टेम्परेचर राइज करना है तो जितनी इंटरनल एनर्जी पहले केस में दी गई थी उतनी इंटरनल एनर्जी अब भी चाहिए होगी, और प्लस कुछ वर्क डन में भी एनर्जी जाएगी। तो फिर इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम हीट देंगे सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए, तो हमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। तो कांस्टेंट प्रेशर पर सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पर गिवन एनर्जी से ग्रेटर होती है। तो ये रिलेशन सही होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि क्यूबी की वैल्यू लेस देन क्यूपी के इक्वल हो। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 22। कहते हैं इन साइक्लिक प्रोसेस हीट गिवन इज इक्वल टू, और ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। देखिए, साइक्लिक प्रोसेस में जब भी हम हीट देते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो देखो भाई जीरो के इक्वल होगी, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। तो पूरी पूरी हीट एनर्जी किस में खर्च होगी? वर्क डन में खर्च होगी। तो इसका मतलब हीट गिवन की वैल्यू वर्क डन के इक्वल होगी। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। कार्नोट साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। कार्नोट साइकिल, ये फोर स्टेप प्रोसेस होता है ना। पीवी डायग्राम अगर हम इसका बनाए तो याद करिए, इसमें पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, फिर उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, और फिर उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो ये फोर स्टेप प्रोसेस होता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहते हैं कि गैस अंडरगोस कंप्रेशन इन सच ए मैनर दैट इट्स पीवी डायग्राम इज गिवन, फाइंड टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रोसेस। ये पीवी डायग्राम दे रखा है, तो टेम्परेचर की वैल्यू बतानी है ड्यूरिंग प्रोसेस क्या होगी। फोर ऑप्शन आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई करो। देखिए, इस पीवी डायग्राम में अगर हम आइसोथर्मल कर्व बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आइसोथर्मल कर्व बनेंगे। सपोज दैट ये वाला T1 टेम्परेचर पर है, और इसके बाद वाला बनाते हैं तो ये सपोज दैट T2 टेम्परेचर पर। तो आइसोथर्मल कर्व जितना ही ओरिजिन से दूर होता है उतना ही टेम्परेचर उसका ग्रेटर होता जाता है। तो यहाँ पर T2 टेम्परेचर ग्रेटर देन T1 होगा। अब ध्यान से देखिए, ए से बी प्रोसेस हो रहा है, तो ए से जब हम बी की तरफ इधर चलेंगे तो पहले टेम्परेचर आएगा T1, फिर आएगा T2। तो T1 लेस है, T2 ग्रेटर है, इसका मतलब टेम्परेचर कैसा होगा? इंक्रीजिंग। और उसके बाद देखिए, जब मिड से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो पहले टेम्परेचर आएगा T2 वाला, फिर टेम्परेचर आएगा T1 वाला। तो अब देखिए, टेम्परेचर T2 ग्रेटर है, T1 लेस है, तो टेम्परेचर कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। तो पहले क्या होगा?
इंक्रीजिंग होगा, फिर इसके बाद डिक्रीजिंग। सो फर्स्टली इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहते हैं टायर पम्प्ड टू ए प्रेशर ऑफ 3 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस सडनली बर्स्ट, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? गामा की वैल्यू दे रखी है 7/5। फोर ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई करिए। सडन प्रोसेस हो रहा है, तो सडन प्रोसेस का मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो जब एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन होता है P टू द पावर 1 माइनस गामा T टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो P1 T1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 टू द पावर 1 माइनस गामा T2 टू द पावर गामा। ठीक है, ये रिलेशन हम यूज करेंगे। पहले प्रेशर देखो दे रखा है 3 atm, तो 3 टू द पावर 1 माइनस गामा, एंड टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 300 टू द पावर गामा इक्वल टू प्रेशर फाइनल वाला हो जाएगा सडनली जब बस्ट बस्ट होगा टायर, तो आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में, मतलब 1 atm टू द पावर 1 माइनस गामा, एंड टेम्परेचर एज्यूम कर लेते हैं उस टाइम T2 का है, तो T2 टू द पावर गामा। तो यहां से देखिए, अब इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/1 टू द पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू T2/300 टू द पावर गामा। तो यहां से T2/300 इक्वल टू 3 टू द पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इक्वल टू T2 is equal to 300 into 3 to the power 1 minus gamma upon gamma। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो 300 3 टू द पावर 1 माइनस गामा की वैल्यू देखो ये दे रखी है 7/5, तो 7/5 अपॉन 7/5, तो ये बच जाएगा 300 इंटू 3 टू द पावर, इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा माइनस का 2/5, और नीचे है 7/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 300 इंटू 3 टू द पावर -2/7। तो इसमें देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका मैच हो जाए। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कहते हैं इन एडियाबैटिक चेंज the relation between pressure and temperature for diatomic gas is P proportional to T to the power alpha। Find alpha, alpha निकालना है, ट्राई करिए। फिर से देखो, अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन P टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू T टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशन था। तो यहां से देखो हम कह सकते हैं P टू द पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू बच जाएगा T टू द पावर माइनस गामा, या फिर इसी को लिख सकते हैं P इक्वल टू टी टू द पावर माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अब इसको कंपेयर कर लीजिए इस रिलेशन से, तो देखिए ध्यान से, यहां से फिर हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो माइनस गामा की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर देखो डाई एटॉमिक गैस दे रखी है, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा इज इक्वल टू देखो 1+2/f डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में होता है। डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5। तो ये बन जाएगा देखो 1+2/5, तो इसको लिख सकते हैं 7/5, तो गामा की वैल्यू आ गई 7/5, तो ऊपर 7/5 नीचे अपॉन 1 माइनस 7/5, सॉल्व करते हैं, -7/5 अपॉन नीचे सॉल्व करोगे तो 5 में से 7 गया तो माइनस का 2/5, 5 कैंसिल, तो ये प्लस का आ जाएगा 7/2, तो प्लस का 7/2 मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको? ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए कहते हैं ग्राफ दे रखा है हमको हाइड्रोजन, नियॉन और ओजोन का। ठीक है, तीन ग्राफ दे रखे हैं, तो पूछा इसमें नियॉन का ग्राफ कौन सा होगा, ट्राई करिए। देखिए हमेशा याद रखिए कि जितना गामा ज्यादा होगा उतना स्लोप ज्यादा होगा, मोर गामा मींस मोर स्लो। ठीक है, और स्लोप तो निगेटिव में ही होगा इसमें।
तो मोर गामा किसका होगा? मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक गैस का। मोनोएटॉमिक का सबसे ज्यादा गामा होता है। ठीक है, तो जो नियान है वो कैसी गैस है? मोनोएटॉमिक है। ठीक है, ये है मोनोएटॉमिक। हीलियम, नियान, आर्गन, ये सब मोनोएटॉमिक होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्लोप होगा। तो फिर इसका मतलब कौन सा स्लोप सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको? देखो, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा स्लोप दिखाई दे, तो इसका मतलब ये थर्ड वाला जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करेगा नियॉन। क्लियर हुआ बेटा? तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहते हैं हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोनोएटॉमिक गैस। फाइंड पार्ट ऑफ दिस हीट टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ट्राई करिए। चलिए आंसर मैच कराते हैं। पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो देखिए मान लेते हैं इंटरनल एनर्जी में एनर्जी जाती है डेल्टा यू, और टोटल एनर्जी जो गिवन है वो डेल्टा क्यू। तो उसमें पार्ट कितना जाएगा, तो उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू। तो डेल्टा यू की वैल्यू देखो होती है म्यू सीवी डेल्टा टी के इक्वल, और डेल्टा क्यू की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू सीपी डेल्टा टी के इक्वल। तो डेल्टा टी ऊपर नीचे कैंसिल, म्यू भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा सीवी अपॉन सीपी, मतलब 1/गामा। अब मोनो एटॉमिक गैस दे रखी है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है? गामा इज इक्वल टू होता है 1+2/f। तो मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो 1+2/3, तो देखो ये आ जाएगा 5/3। तो 5 नीचे आएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/5। तो 3/5 का मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कहते हैं 50 कैलोरी हीट आर रिक्वायर्ड टू रेज द 3 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड in calorie to raise the temperature of same gas through same range at constant volume। ट्राई करिए। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू म्यू सीपी डेल्टा टी के इक्वल होती है, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू म्यू सीवी डेल्टा टी के इक्वल होती है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स दोनों कंडीशन में सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम टेम्परेचर राइज भी कर रहे हैं दोनों कंडीशन में, तो डेल्टा टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सीपी अपॉन सीवी का रेशियो गामा के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर पर जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू दे रखी है 50 कैलोरी। तो देखिए उसकी वैल्यू हो गई 50 कैलोरी अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सप्लाई करनी है वो हमें निकालनी है यहाँ पर। तो ये डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये निकालना है, इक्वल टू गामा। गामा की वैल्यू क्या होगी? आइडियल मोनो एटॉमिक गैस दे रखी है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा भी हम लोगों ने देखो ऊपर निकाला था, ये 5/3 के इक्वल आता था। तो 5/3 रख देंगे, तो देखो 5 से ये 50 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 कैलोरी के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 30। 30 में देखो एक पीवी डायग्राम दे रखा है गैस का, ये कि जब प्रेशर पी नॉट है तो वॉल्यूम वी नॉट है, और जब प्रेशर 3 पी नॉट है तो वॉल्यूम 3 वी नॉट है। ए से बी प्रोसेस हो रहा है। तो बताना है इसमें फाइंड एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। चलिए आंसर मैच कराते हैं इसमें। तो देखो जो एनर्जी सप्लाई होगी डेल्टा क्यू, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होगी। तो वर्क डन तो यहाँ पर देखो हम निकाल लेंगे एरिया से। ठीक है, ये देखो वॉल्यूम एक्सिस के साथ जितना एरिया होगा इसका वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू देखो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ट्रेपेजियम का एरिया, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगी P0 प्लस 3 P0, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 3 V0 माइनस V0, तो ये आ जाएगा 2 V0। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 4 P0 V0। ये आ गया हमारा वर्क डन। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इंटरनल एनर्जी कितनी होगी।
तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं F/2 म्यू आर डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल हमारा मिलेगा यहाँ पर और टी इनिशियल हमको मिलेगा यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो जो टी इनिशियल की वैल्यू होगी उसको हम लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू म्यू आर टी लगाएंगे तो पी नॉट वी नॉट अपॉन म्यू आर के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से टी फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 9 P0 V0, है ना, ये 3 P0 इंटू 3 V0, तो 9 P0 V0 अपॉन म्यू आर के इक्वल टी फाइनल। अब डेल्टा टी निकालेंगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 8 P0 V0 अपॉन म्यू आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गैस कौन सी दे रखी है यहाँ पर, गैस हमको दे रखी है डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5, तो 5/2 म्यू आर, और डेल्टा टी की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 8 P0 V0 अपॉन म्यू आर। तो म्यू आर से म्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से देखो 8 को कैंसिल करो 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 P0 V0। तो डेल्टा यू भी आ गया हमारे पास। अब रख दो यहाँ पर 20 P0 V0 और प्लस वर्क डन की वैल्यू हमने निकाली आई 4 P0 V0, तो 4 P0 V0, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 24 P0 V0 के इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। कहते हैं द इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन इज 1/3। ठीक है, ये नीटा दे रखा है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 50 K, इट्स एफिशिएंसी डबल। जब 50 K सिंक का टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो ये 50 K हो जाता है, तो सॉरी 50 K रिड्यूस करते हैं तो एफिशिएंसी डबल हो जाती है। तो पूछ रहे हैं देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, सोर्स का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो देखो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन जाएगी, एफिशिएंसी 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। T2 होता है सिंक का टेम्परेचर और अपॉन T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी इक्वेशन में एफिशिएंसी डबल होगी तो 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2। T2 है सिंक का टेम्परेचर, तो वो रिड्यूस हो रहा है 50 K, तो T2 माइनस 50 और अपॉन T1, ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से क्या करो कि हमको सोर्स का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। सोर्स का टेम्परेचर मतलब T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो देखो ये आ जाएगा 2/3 के इक्वल। ठीक, इसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं T2 माइनस 50 अपॉन T1। ठीक है, इसको एक तरफ कर लो, बाकी दूसरी तरफ ले जाओ। तो 1 माइनस 2/3, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/3 के इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करोगे तो 3 से 3 ये कैंसिल, तो राइट हैंड साइड में तो बेटा आ जाएगा 2, और लेफ्ट हैंड साइड में T1 अपॉन T1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर T2 और नीचे आ जाएगा T2 माइनस 50 इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी T2 इज इक्वल टू 2T2 माइनस 100। ठीक है, इस 100 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो T2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 100 के इक्वल। ठीक है, T2 की वैल्यू आ गई 100 के इक्वल। तो यही निकालना है हमको, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। नो, ये तो हमारा आया क्या, सिंक का टेम्परेचर आ गया, तो सोर्स का टेम्परेचर हमें निकालना है। तो अब इस T2 की वैल्यू को पुटअप कर दो बेटा यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में। ठीक है, तो किसी एक इक्वेशन में पुटअप करते हैं, जैसे ये वाली इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। तो T2 की वैल्यू हो गई 100 और अपॉन T1 हमको निकालना है, और इक्वल टू हो जाएगा ये 2/3। तो यहां से देखो T1 की वैल्यू आ जाएगी 300/2, मतलब 150 केल्विन आ जाएगी। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया बेटा? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं कार्नोट इंजन हु सिंक इज 400 केल्विन हैज एफिशिएंसी 50%, बाय हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज। अब इसमें सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, कितना बढ़ाएं जिससे कि इफिशियंसी
बी इंक्रीज हो जाए बाई 50% ऑफ ओरिजिनल इफिशियंसी, पहले वाली इफिशियंसी की 50% बढ़ जाए। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए। चलिए आंसर मैच कराते हैं बेटा। तो देखो पहले 50% इफिशियंसी है, मतलब 0.5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 - T2/T1। तो T2 हो गया सोर्स का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर जो कि हमको 400 दे रखा है, और अपॉन T1 हो गया सोर्स का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इक्वेशन वन आ गई हमारे पास। फिर उसके बाद कहते हैं कि 50% इफिशियंसी पहले की इंक्रीज होती है। तो पहले 50% थी, उसकी 50% इंक्रीज होगी, तो मतलब 25% इंक्रीज हो जाएगी। तो 25% देखो 50% में इंक्रीज होगी तो अब कितनी हो जाएगी, 75%। तो 0.75 इज इक्वल टू 1 - T2। T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो सिंक का टेम्परेचर तो वही रहेगा, और मान लेते हैं कि सोर्स का टेम्परेचर थीटा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ओके, अब फिर उसी तरीके से करते हैं कि 400 अपॉन T1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 0.5। ठीक है, फिर उसके बाद 400 अपॉन T1 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 - 0.75, तो 0.25 बचेगा। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये पॉइंट पॉइंट हटाते हैं, तो ये आ जाएगा देखो 2 के इक्वल, और इधर 400 गया, तो T1 प्लस थीटा तो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा T1, और इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो T1 प्लस थीटा इक्वल टू 2T1। तो यहां से T1 इज इक्वल टू थीटा के इक्वल आ जाएगा, मतलब T1 जो हम निकालेंगे वही टेम्परेचर राइज होगा थीटा के इक्वल। ठीक है, अब T1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ आ जाओ फर्स्ट वाले रिलेशन में। तो फर्स्ट वाले रिलेशन में 400 अपॉन T1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.5। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी 400 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाओ ऊपर जीरो बढ़ेगा, 5 से डिवाइड कर दो तो 800 आ जाएगा। यही T1 की वैल्यू होगी, और यही थीटा की वैल्यू भी होगी, यानी टेम्परेचर राइज की वैल्यू भी यही होगी। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा सबको। तो बेटा ये था हम लोगों का आज का सेशन, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा अब नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।